हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए गद्य 8 की, जिसका शीर्षक है सुधा मूर्ति। तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगी सुधा मूर्ति चैप्टर में आपको क्या बताया गया है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनना, और हो सके तो अभी ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ वो। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। जैसे आपने अगर हमारे बाकी सारे इस चैनल के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम जब भी वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले देखते एक सुविचार, फिर बाद में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज का सुविचार है हमारा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये संकलित गद्य है। तो आज का सुविचार है, आप हमेशा खुश रहो और आपके आसपास के लोगों को भी खुश रखो, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये हम सबको पता है। तो आप भी खुश रहो, आपके आसपास के लोग मतलब आपके फ्रेंड्स, भाई बहन, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, सबको खुश रखने की कोशिश करो। तो सुधा मूर्ति गद्य में क्या बताया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले आपको थोड़ा परिचय दे रखा है यहाँ पे इस चैप्टर में, फिर बाद में मैं चैप्टर की शुरुआत करूँगी। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। सुधा मूर्ति जो आपको शीर्षक है वो एक व्यक्ति का नाम है, जो कि एक स्त्री है, मतलब एक महिला का नाम है वो। उसके बारे में यहाँ पे उसके रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर दे रखा है। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधक, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। अब मैं चैप्टर की शुरुआत करती हूँ इस गद्य की। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूल से लदे झूम रहे थे। परिसर शब्द का अर्थ है आसपास की भूमि, आंगन। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्र हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन शब्द का अर्थ है इश्तहार, एड। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को मतलब टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षर में लिखी अंतिम पंक्ति महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आवेदन शब्द का अर्थ है अर्जी, निवेदन। वो जो विज्ञापन दिया था उसमें लास्ट लाइन लिखी थी महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, मतलब महिला उम्मीदवार को ना भेजे। ये निवेदन था उनका, जिसने विज्ञापन प्रसार किया था उनका। आगे बताया इसमें, उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त
प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य भी थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। आगे बताया है, उसने अपनी डायरी में आवश्यक चुनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, लेकिन केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीन के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। आगे बोला है आपको, 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्च पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थिति हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। साक्षात्कार का शब्द का अर्थ होता है मुलाकात, इंटरव्यू। उपस्थिति मतलब हाजिर होना। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिन्हें वह सही सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहीमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। मेधावी मतलब बुद्धिमान, अनुसंधान मतलब जांच पड़ताल, खोज। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा, मतलब दृढ़ता मतलब मजबूती। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुम्ही से ही की जाती है, बधाई। टेल्को टाटा में इंजीनियर के बाद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। आगे आपको बोलते हैं यहाँ पे, दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। इन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूल में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पताल को उच्च तकनीकी चिकित्सक
उपकरण उपलब्ध करवाएं। कांची में कैंसर अस्पताल कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी में और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाएं। उनके अथक प्रयास के कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। इन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। इनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि सुधा मूर्ति जी को ये सारे पुरस्कार मिले हैं। आगे बोला है, और ये आपके चैप्टर का इस अध्याय का लास्ट पैराग्राफ है। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। प्रशस्त शब्द का अर्थ है यहाँ खुला, मार्ग खोलना। उनके उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है, जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। प्रतिभा शब्द का अर्थ है असाधारण काम करने की शक्ति या योग्यता। उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। यहाँ पे ये इसकी लास्ट लाइन थी इस गद्य की। अभी मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ इस पूरे चैप्टर में जो शब्द जो शायद आपको समझ में आ गए होंगे और इसका मतलब भी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता एक बार मैं बता देना चाहती हूँ। परिसर शब्द का अर्थ है आसपास की भूमि, आंगन। विज्ञापन शब्द का अर्थ होता है इश्तहार। आवेदन शब्द का अर्थ है अर्जी, निवेदन करना। स्नातकोत्तर शब्द का होता है स्नातक होने के बाद की पढ़ाई। नेक्स्ट शब्द है छात्रवृत्ति, जिसका अर्थ है वजीफा। नेक्स्ट है पेशकश, इसका अर्थ होता है प्रस्ताव। असमानता शब्द का अर्थ है समानता का अभाव। पचना, हजम होना, स्वीकार होना। यहाँ अर्थ होता है स्वीकार होना। सहपाठी शब्द का अर्थ है साथ में पढ़ने वाले लोग। सहना शब्द का अर्थ होता है बर्दाश्त करना। नेक्स्ट शब्द है सर्वोच्च, जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। नेक्स्ट शब्द है साक्षात्कार, इसका अर्थ होता है मुलाकात, इंटरव्यू। उपस्थित मतलब हाजिर, फैक्ट्री मतलब कारखाना। कार्यस्थल का शब्द का अर्थ है काम करने का स्थान। नियुक्ति शब्द का अर्थ है तैनाती। मेधावी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। अनुसंधान शब्द का अर्थ होता है जांच पड़ताल, खोज। दृढ़ता मतलब मजबूती। कार्यरत शब्द का अर्थ है काम कर रहे। त्याग पत्र मतलब इस्तीफा देना। नेक्स्ट शब्द है कार्य रूप मतलब यथार्थ रूप। उपकरण शब्द का अर्थ होता है सामग्री। अध्यक शब्द का अर्थ होता है बिना रुके लगातार किया जाने वाला। नेक्स्ट शब्द है अधिकतम, जिसका अर्थ होता है जितना हो सकता हो अधिक से अधिक। प्रस्तुत शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे खुला। प्रतिभा शब्द का अर्थ है असाधारण काम करने की शक्ति या योग्यता। तो अभी मैं आपको एज अ स्टोरी बताऊंगी, मतलब ये जो चैप्टर मैंने अभी आपको बुक में जो एक एक लाइन पढ़ के बताया था, अभी मैं उसको एज अ स्टोरी मतलब कि टुक में बताऊंगी कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है वो, ताकि आपको एक साथ मैं बोलूँगी तो ज़्यादा अच्छे से एज अ स्टोरी आप लोग देखोगे।
तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनना। टेल्को का विज्ञापन मतलब सन 1974 की बात है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान स्थापना की छात्र सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को का विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता की बात लिखी गई थी। विज्ञापन में छोटे अक्षर में लिखा एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती है। वाक्य था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। JRD टाटा को पत्र लिखा, स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात सुधा सहन नहीं कर पाती। वह एक पोस्टकार्ड पर कंपनी के प्रमुख JRD टाटा के नाम पत्र लिखती है कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुष के बीच इस प्रकार के भेदभाव से वह हैरान है। टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। इंजीनियर के पद पर नियुक्ति कैसे हुई उस बारे में बताया। फिर आगे, पत्र भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के समय वह पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती है, पर उसे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। पर सुधा अपने तर्क से अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर देती है और टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। आगे बोला है, सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। उनका विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हो जाता है और वे सुधा मूर्ति बन जाती है। वे 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देती है। नेक्स्ट, 8 साल के बाद वे कंपनी को त्यागपत्र देकर नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है और 1996 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन जाती है। इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। वे अब समाज सुधार के लिए समर्पित है। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सहायता दी है तथा सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए हैं। फिर आगे, सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के कई 100 गांव में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, गरीब बच्चों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण आदि का काम किया है। अनेक पुरस्कार मिले सुधा मूर्ति को, इसके बारे में यहाँ पे आपको आगे बताया है। सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजिस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलतापूर्वक काम कर रही हैं। तो यही था पूरे चैप्टर का सार। आज मैं आपको इस वीडियो में इसका स्वाध्याय भी बताने वाली थी, लेकिन अगर मैं उसका स्वाध्याय बताने चाहूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं इस चैप्टर का, इस गद्य का स्वाध्याय नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो आपको पसंद आया आपको तो लाइक करना और शेयर करना। जो भी आपके साथ पढ़ रहे हो उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और फैमिली में भी या फिर कोई रिलेटिव में कोई भी आप भाई बहन जो इस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।